नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं बहुत ही उम्दा क्लासेस। आज का क्लासेस हमारा रहने वाला है किस प्रकार। अभी देखो हम लोगों ने सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन ज्योग्राफी से जो हमने वो भी इंडियन ज्योग्राफी का जो है करीब जो है पार्ट 1 पार्ट 2 जो है कंप्लीट कर लिया है और ये क्लासेस पार्ट 3 रहेगा। जो आपने पार्ट 2 नहीं दिखा तो आप लोग को कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप यूट्यूब पर नॉर्मल चले जाएंगे हमारे वीडियो सेक्शन में, वहां मिल जाएगा। तो हमने पार्ट 2 में जो है प्रजाति जनजाति जो छोड़े थे, यहाँ से आज जो है हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पूरा इंडियन ज्योग्राफी के सवालों को करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सामान्य अध्ययन से जो है इसमें नोट्स में नहीं जाएंगे, हम इसके सवालों को ही लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आखिर किस प्रकार जो है आपके एग्जाम में सवाल पूछता है। तो प्रजाति और जनजाति, पहला सवाल, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकरित है? आंसर है दक्षिण भारत में। हमारे दक्षिण भारत में हमारे द्रविड़ के लोग जो है द्रविडियन जो है रहते हैं, ठीक है, द्रविडियन रेजेस रहते हैं, प्रजाति रहते हैं। मुख्य रूप से भारत के जो है दक्षिण भाग में ये यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होते हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख होते हैं और द्रविडियन प्रजाति के लोग जो है मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए तो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर कहता है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा देखो 56 से लेकर 59 तक के बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया, तो कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। 44th बीपीएससी एग्जाम है, यानी आपको समझ रहे हो कि अगर निवास से अगर सवाल पूछे, जनजातीय सवाल पूछे, तो बीपीएससी के मेंस एग्जाम में जो है आप लोग के कितना पूछा जाता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो हम सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला सवाल है, कहता है बोडो निवासी इनहेबिटेंट है, ये क्या है? गारो पहाड़ियों के हैं, गारो पहाड़ियों के बोडो जनजाति जो है निजातीय और जो है बहुभाषी समुदाय है, याद रखिएगा। जो दिए गए विकल्पों में भारत की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है, ठीक है। कहता है गारो जनजाति, गारो जनजाति क्या है? गारो जनजाति जो है एक मेघालय की है, गारो जनजाति मेघालय की है। 42 बीपीएससी एग्जाम में पूछ दिया था आपका सवाल। अगला सवाल बात करते हैं, कहता है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट नाम भील जनजाति करीब जो है, देखो तो जनजाति प्रजाति से कितने सवाल हैं बीपीएससी में, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। 48 से लेकर 52 तक के बीपीएससी के एग्जाम तक जो है आप लोग का जो है ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं हमारी भील जनजाति के बारे में। तो भील जनजाति जो है भारत की जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बात कर लेते हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, इन सभी में जो है राजस्थान राज्यों में जो है अधिवासित है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है? हमें आंसर देता है टोडो। टोडो जो है वो केरल का नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। टोडो जो है केरल का नहीं है, टोडो तमिलनाडु का है। कहता है भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजाति हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, भरमौर। अगला सवाल कहता है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मतईम। बीपीएससी सीडीपीओ के एग्जाम में पूछ दिया था ये सवाल, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है अब देखो अपवाह तंत्र से सवाल है, गंगा नदी तंत्र से पहला सवाल है। गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया जाता है किसे? जियो सिंक्लाइन इज द राइट आंसर। जियो सिंक्लाइन इज द राइट आंसर। 67 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो लगभग 6000 मीटर तक का है, 6000 मीटर तक का। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? आंसर है देवप्रयाग। 71वीं बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था। देखो अलकनंदा के नदी मार्ग में जो है 5 प्रमुख संगम स्थल आते हैं, जिनमें सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहा जाता है। इन पंचप्रयाग के नाम जो है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग है। देव प्रयाग वही स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियां जैसी मिलती है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर एक हो जाती है और आगे गंगा नाम से प्रभावित होती है। कहता है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? आंसर है डी, देवप्रयाग। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी।
वह नदी है गंगा नदी। कहता है निम्नलिखित में से नदी घाटी गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, है कि नहीं? चलिए देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, देखो 3 हिमालय तंत्र की नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, आपकी फिर सिंधु और आपकी जो है एक और आती है गंगा नदी, है कि नहीं? तो हमने इसके बारे में तो क्लासेस पढ़ लिया है भारत की नदियों के बारे में, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, हालांकि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भारत की नदियां बाय राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सहायक नदी जो है ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, दिशा में नहीं मिलती है? तो हमारी सिंपल उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब यू शेप लेकर जो है हमारी कहाँ कर अरुणाचल प्रदेश में आती है, तब ना उनका ब्रह्मपुत्र नाम है। अब बात करें हम असम में जब ये जाती है, इसका नाम अलग ही होता है, सांगपो नदी। सांगपो नदी, क्या सांगपो नदी होता है? और बात कर लेते हैं क्या ये सांगपो नदी है? और बात करें हमारे तिब्बत में, तो तिब्बत में भी इनका कुछ अलग ही नाम रखा गया है कि नहीं? तिब्बत में भी जो है इसको अलग नाम से जाना जाता है। चलिए चलिए अगली अगली पॉइंट की बात करते हैं, अगली पॉइंट की बात करते हैं। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजूली द्वीप। 71वीं बीपीएससी की जब पूछा गया था। कहता है भारत में यरलुंग संगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है कि नहीं? चलिए अगला सवाल। कहता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो आपका सिंपल सवाल उपयुक्त में से सभी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये तमाम आते हैं, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां। अच्छा, दक्षिण भारत की नदियां हमारी नीचे वाली नदियां जो आ जाती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो आती है, ये सारी नदियां, इसमें आपकी कौन सी नदी रिफ्ट घाटी है? तो आपका रिफ्ट घाटी का भरण द्रोणी फॉल्ट थ्रू से होकर बहती है, आपका ये नंबर नर्मदा है, नर्मदा फर्स्ट आ जाता है कि नहीं? अगला कहता है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है इससे। सोन नदी और नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल जो है शिवाला पहाड़ी पर्वतीय शिला छत्तीसगढ़ से होता है। यहाँ पर देखो आप लोग का आंसर जो है इस प्रकार नहीं दिया है, एक ही दिया ऑप्शन, कैसे लगा दिया? कहता है पश्चिम की ओर जो है वेस्टवर्ड प्रभावित होने वाली नदी रिवर है, तो आपकी आंसर है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, याद रखिए नर्मदा और ताप्ती नदी। कहता है कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, जल्दी बताइए। तो ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करें। कहता है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर जो है प्रभावित नहीं होती है? तो आंसर है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो आप लोग का इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है कि अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में जो है प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शंस आपके दिए हैं, आंसर है ए नंबर पहला, प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षों से ही जल प्राप्त करती है। सही बात है, क्योंकि देखो एक हमारा पूरा भारत का मैप मैं इस तरह से ले लेता हूँ, हालांकि ये तो मैप नहीं कहलाएगा, अगर मैप बनाने की कोशिश करें तो मैप परफेक्ट अगर यहाँ बन जाता है स्क्रीन पर तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, अगर मैप बनाने की कोशिश करें तो मैप कुछ इस प्रकार रहेगा, मैप कुछ इस प्रकार रहेगा, है कि नहीं? हालांकि यहाँ सही नहीं बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, सही नहीं बन रहा है, ठीक है, हम छोड़ते हैं इसको, या फिर मैप बनाने की अगर कोशिश करें तो अच्छे से बन जाता है तो अच्छी बात है कि नहीं? चलिए, क्योंकि देखो अगर यूपीएससी बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को जो है मैप जो है तुरंत 15 सेकंड में जो है आ जाना चाहिए बनाने के लिए। अगर मैप आता है तो आप जो है आराम से जो है समझ पाओगे सवालों को, है कि नहीं? चलिए ये ठीक है, हालांकि अच्छा नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हम बात कर लेते हैं। ये देखो एक हो गया आपका ऊपर, यहाँ से एक आपके हिमालय, एक दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार हम चारों जानते हैं हिमालय को, और नीचे भी बहुत सारी पर्वत है, लेकिन लेकिन इसमें हमें नदियों के बारे में पूछता है। तो अगर नदी प्रणाली को समझें तो कुछ इस प्रकार है, यहाँ से आप लोग की सिंधु नदी होते 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 पाकिस्तान होते होते इस प्रकार आती है, आती है, आती 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 है। देखो इसका सबसे पहले उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल यहाँ से, और जा जाके जो है अरब सागर में गिर जाते। इसकी जो है करीब 5 चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, इस प्रकार जो है 5 सहायक नदियां आती है।
और और यहाँ पर जो है मानसरोवर के पास जो है करीब जो है ये मतलब जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये निकलती है। और बात ये कही जा रही है आगे, आगे कही जा रही है यहीं से आप लोग का जो है ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल यहीं के पास में ही है। और ये जब यहाँ पर आती है तो ये एक यू प्रकार का शेप लेती है, इस प्रकार आके गिरती है। फिर देखो एक और गंगा नदी यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इस प्रकार आते 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 बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है कि नहीं। इसकी अलग ही सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार जो है ये आपको ऊपर वाला क्षेत्र जो हो गया वो हो गया आपका कौन सा नदी क्षेत्र, तो आपकी हिमालय प्रदेश। और नीचे में नर्मदा नदी ये सारी नदियां, तो इन सभी नदियों को जो है प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और यही वो नदियां, जैसे सबसे पहले बात करो, इधर आपकी जो है बड़े बड़े जो है शिवालिक है, ग्लेशियर्स हैं। अब वो सब क्या होता है जब पिघलता है तो उसमें पानी हमेशा बहते रहती है, और उधर वर्षा होती है तो वो भी बढ़ती रहती है। यानी ऊपर वाला जो है वो 12 महीने तक, यानी हर साल मतलब सालों भर जो है बहती है। लेकिन नीचे वाले का क्या है ना, इधर पहाड़ है ना और कुछ है, ग्लेशियर है, तो कैसे होगा। ये सारे निर्भर रहती है, मतलब पहाड़ तो है लेकिन ये सारे पर जो है ग्लेशियर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सारे जो है हमारे क्षेत्र के जो नदी हैं, इन सभी में क्या होता है, बात करें तो एक प्रकार का समझ सकते हो कि 6 महीने तक ही जो है पानी बहते, क्योंकि इसमें जो है वर्षा के कारण जो है आपकी पानी बहते रहती है कि नहीं। वर्षा के कारण जो है अपनी पानी बहते रहती है। तो आइए अब हम सवालों को लगाने का कष्ट करते हैं। अगला सवाल कहता है दंडकारण्य में इंद्रावती सभी किसकी सहायक नदी है, तो आंसर है आपकी गोदावरी नदी। किसकी, गोदावरी नदी की, है कि नहीं। गोदावरी नदी इज द राइट। सोन नदी का जो है उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, आंसर है मैकालू, मैकालू श्रेणी में। अन्य नदियां की बात करें तो आपकी आती है सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई है, निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप लोग का आंसर है झेलम, झेलम इज द राइट आंसर, है कि नहीं, झेलम इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। आंसर है ए और दो जो है आप लोग का सही बातें बता रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सिंपल सवाल, मानजुली द्वीप है कि नहीं, मानजुली द्वीप है। चलिए चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है, चंद्रा और भागा नदी जो है वो किस क्षेत्र में बहती है, ये सवाल पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है। ये सवाल आप लोग से पूछ देता है, तो क्या आप लोग बता पाएंगे इसका राइट आंसर, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है, तो आंसर आप लोग का डी है, दोनों, ए एंड बी दोनों, ठीक है। ए एंड बी दोनों, गंगा ब्रह्मपुत्र, ये याद रखना है। ए एंड बी दोनों, गोदावरी और महानदी कृष्णा कावेरी, ये सारे, है कि नहीं। चलिए अगला कहता है दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है, आंसर है सी, छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से। चलिए अगला सवाल, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से भाई, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है, आंसर है लूनी, आंसर क्या है, लूनी, लूनी इज द राइट आंसर। कहता है कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक, कहता है सवाल आपका राजस्थान और गुजरात के बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है, तो आंसर है पुष्कर घाटी, आंसर क्या है, पुष्कर घाटी। कहता है निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जो है जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो आंसर है आपका पोनानी, पोनानी इज द राइट आंसर। सूची को सूची में लिख देना, बी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए स्वर्ण रेखा नदी निम्न में से किस गांव के पास निकलती है, तो आंसर है नगरी गांव, नगरी गांव। कौन सी नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, आंसर है काली, काली, ठीक है, काली। अगला सवाल कहता है डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, तो आप लोग इसका राइट आंसर कर देंगे कृष्णा, कृष्णा इज द राइट आंसर, कृष्णा इज द राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है, तो आंसर है आपका नर्मदा, नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रपात और झीलें, अब प्रपात और झीलों के बारे में जानते हैं, प्रपात और झीलें भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो कहता है प्रपात और झीलों के बारे में हमारा, कहता है लोकतक एक है, लोकतक क्या है भाई, लोकतक जो है हमारा एक झील है, लोकतक क्या है, हमारा एक झील है, 71वीं यूपीएससी एग्जाम में पूछा करता है। कहता है एशिया का जो है सबसे बड़ा, एशिया का जो है सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो है फॉल जो है जलप्रपात जो है हुंड्रू किस जगह के पास है, तो आंसर होगा रांची, रांची के पास है। रांची कहाँ है भाई, तो ये तो हमारा जानते ही हो आप लोग कौन सा है, ठीक है, झारखंड की, ठीक है, राजधानी हम कर देंगे, लेकिन
हुंड्रू प्रपात निर्मित है, कहाँ है भाई? स्वर्ण रेखा में नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। जलप्रपात और नदी के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सम्मिलित नहीं है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक दो जो है आपके ऑप्शन नहीं सम्मिलित, जो शरावती और धुआंधार नर्मदा और कपिलाधार नर्मदा, ये है। ठीक है, कहता है किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? आंसर है कावेरी। 44th बीपीएससी के एग्जाम में आप लोग के सवाल पूछ दिए। कहता है अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग का, इसका आंसर याद रखिएगा, ई नंबर हो जाएगा, क्योंकि बुलर बुलर जम्मू और कश्मीर तथा लोकटक जो है लोकताक मणिपुर मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा खारे पानी की लंगून एवं खंबा राजस्थान खारे की पानी की झील है। कहता है जलवायु, जलवायु से मानसून का हमने क्लासेस कर लिया है, मानसून का क्लासेस हम लोगों ने कर लिया है। कहता है भारत में मानसून का, देखो बीपीएससी टीचर का एग्जाम में पूछा गया था आप लोग का, कहता है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश जो है चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति होती है, ठीक है, उत्पत्ति होती है, आंसर बी नंबर, कितना? 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य, है कि नहीं? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? आंसर है ई नंबर। चलिए अगला सवाल, कहता है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। कहता है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समस्या तिथि क्या है? आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा था 11-12 ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। आंसर है ए नंबर, उनकी ऊंचाई में भिन्नता होना। ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता होना। चलिए अगला सवाल कहता है मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, साफ आकाश है कि साफ आकाश से। कहता है निम्नलिखित में से भारत का जो है कौन सा जो है तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक अधिक प्रभावित है? चलिए अगला सवाल, कोरोमंडल इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे सूखा स्थान है? तो हमारा लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे शुष्क स्थान जो है लेह ही है, लेह ही है। ठीक है, भारत में शक्तिशाली जो है एवं नीनो कारण है, तो आंसर है सूखे यानी डाउट का कारण। अगला सवाल, अगला पॉइंट कहता है वर्षा से सवाल आ गए हमारे। कहता है भारत की जो है सर्वाधिक वर्षा मुक्ता प्राप्त होती है, कहाँ से होती है भाई? इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कहता है निम्नलिखित में से कहाँ जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? आंसर है कोरोमंडल तट, आंसर है कोरोमंडल तट। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कर लेते हैं। हमारा सवाल आ गया है, कहता है आम्र वर्षा मैंगो शोवर संबंधित है किससे? आम की फसल से, आम की फसल से। ठीक है, क्या? आम की फसल से। चलिए अगला सवाल कहता है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मैंगो शावर्स, मैंगो शावर्स। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए कहता है भारत में जो है जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनके वार्षिक वर्षा से कम होता है कितना? तो 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल हमारा है यहाँ पर शीतकालीन वर्षा से, शीतकालीन वर्षा से। कहता है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जो है जाड़ों विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? विंटर के मौसम में जो है बारिश मिलती है, क्या आप लोग बता देंगे इसका राइट आंसर? ठीक है, क्या आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर, इसका देखो अभी तो कोई क्लियर नहीं है इसका राइट आंसर। ठीक है, 44th बीपीएससी के एग्जाम में प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, फिर इसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है भू संकलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई।
मिट्टी यानी मिट्टियों का भी हमने क्लासेस, मृदा, भारत की मृदा का भी हमने क्लासेस कर लिया है। तो लगा लीजिए आप लोग का। काली मिट्टी से सवाल आता है पहले, कहता है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल कहता है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? तो आंसर है ई नंबर। कहता है रेगुर किसका नाम है? रेगुर जो है हमारी काली मिट्टी का ही नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ है? तो हमारे महाराष्ट्र में। कहता है दोमट या जलोढ़ मिट्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्गत होती है? सी जलोढ़ मिट्टी। समझो इसका मतलब ऐसा हुआ कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, जैसे नदियां हैं, नदियां जब बहती है तो उसके बहाव के कारण जो है मिट्टी जो है ढेर हो जाते हैं। बहाव के होते जब सूखती है तो मिट्टी के ढेर हो जाते हैं। ढेर होते होते एक जमा हो जाती है और उसी प्रकार जो है ये मिट्टी का निर्माण होता है कि नहीं? चलो ये बात याद रखिएगा। कहता है गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, बांगर बांगर खादर ये सारी आती है। चलिए कहता है अगला सवाल, कहता है दुमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो आंसर है सभी प्रकार के कण। मिट्टी मिट्टी में आप लोग का विविध आ जाता है। तो करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका केसर। राइट आंसर जो होगा वो आप लोग का होगा केसर। कहता है केरवा मृतकों को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। तो आंसर है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में। चलिए अगला सवाल कहता है किस मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? कैपिलरी अधिक प्रभावशाली होती है। तो आंसर है चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी। चलिए वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर केशिका जल। केशिका जल से, केशिका जल से। ठीक है कि नहीं? किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी है? तो हमारी मेघालय में। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग जो है आमतौर पर ईंट के लिए किया जाता है? तो आंसर है लैटेराइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेलोफाइट। मृदा अपरदन एवं सुधार, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे? वनारोपण द्वारा। कहता है प्राकृतिक, अच्छा इधर भी सवाल है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें जो है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। भारत वन परिस्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार करीब जो है सबसे अधिक जो है वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए सुंदरवन क्षेत्र है हमारा सागवान मैग्रोव वन में। चलिए सुंदरवन जो क्या है वो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सागवान मैग्रोव वन पाए जाते हैं, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल कहता है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सुंदरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन कहते हैं। चलिए अगला सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो क्या अरुणाचल प्रदेश, है कि नहीं? चलिए अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर। कांटेदार जंगल नहीं पाई जाती है ये उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में तीनों राज्यों में कांटेदार जंगल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाती है। ये बात याद रखिए, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है फरवरी 2018 में जारी भारत के में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, है कि नहीं? पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। चलिए सिंचाई एवं नहरों से सवाल है। सिंचाई एवं नहरों से सवाल है। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो आंसर है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल भारत की सिंचाई क्षमता का जो है सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना से। लघु एवं बृहद परियोजना से।
थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरीके बैराज। हरीके बैराज। चलिए अगला सवाल। कहता है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो आंसर है इंदिरा गांधी नहर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना के लिए किया जाता है? तो आंसर है सिंचाई के लिए, है कि नहीं? चलिए अब बांध के बारे में आया है, तो बांध का सवाल है कि नहीं, लगा लेंगे। चलिए लगाते हैं बांध के सवालों को। चलिए तो अब हम लगाते हैं आगे। आगे जो टॉपिक रहने वाला है हमारा बांध से रहेगा। तो आपका बांध है यहाँ पर हीराकुंड बांध। अब देखो बांध से जो है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है बांधों के बारे में जो है, देखो बांध तो काफी सारे हैं, उन सारे बांधों को जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें आपका टॉपिक जो आता है वो आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो आपका पहला जो आता है वो आपका भाखड़ा नागल बांध है, बाद में हीराकुंड बांध को समझेंगे। तो भाखड़ा नागल डैम से बांध से आपके सवाल आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 42 बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया था, कहता है भाखड़ा नागल एवं जो है संयुक्त परियोजना है, तो ये क्या है? ये जो है हरियाणा पंजाब राजस्थान की एक परियोजना है, ठीक है। हरियाणा राजस्थान की परियोजना है। ये जो है सतलुज नदी पर दो बांधों का निर्माण हुआ है, ये भाखड़ा और नागल डैम, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहता है कावेरी पर बने बांध से, कावेरी नदी पर बने बांध, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जो है जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो हमारा है शिव समुद्रम। आप ये समझ सकते हो कि ये हमारा जो है कावेरी नदी पे ही होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है कि नागार्जुन सागर से एक सवाल है, कहता है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? हमारा ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। कहता है हीराकुंड बांध को, कहता है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है महानदी। महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो उड़ीसा राज्य में महानदी पर जो बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना हीराकुंड बांध है। ये असवलपुर से जो है 15 किलोमीटर उत्तर में जो है लगभग जो है 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचाई जो है इसकी, और 4.8 जो है किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई है। विश्व की सबसे लंबा मिट्टी का ये बांध है हीराकुंड बांध। इस बांध की कुल लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी परियोजना देखो कितना है, इतने करीब हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। और करीब जो है रबी फसल की इसमें सिंचाई कुल इतने हेक्टेयर में की जाती है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से 1,08,335 के करीब बात कही जा रही है। कहता है दामोदर घाटी परियोजना के सवाल, कहता है मैथौन बेल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो राइट आंसर है बराकर। बराकर की पहाड़ियों दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई? तो ये जो हुई थी हमारी 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल कहता है विविध परियोजनाएं से सवाल है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? इसका राइट आंसर जो है उत्तरी कोयल हो जाएगा। कहता है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो राइट आंसर है आप लोग का सी, भारतवर्ष एवं नेपाल। कृषि से सवाल है, कहता है कृषि में युगम पैदावार का आशय को उगाने से है, तो क्या है? विभिन्न मौसम पर दो फसल, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ये हो जाएगा, याद रखिए, हरित क्रांति। कहता है निम्न में से कौन सा एक जो है 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा क्या दिया हुआ है? डी नंबर, बीज उर्वरक जल तकनीकी, है कि नहीं? तो बीपीएससी की एग्जाम में सारे सवाल पूछे। टीआरई 3 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा था आप लोग का। कहता है कि भारत में जो है हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 और 4 पॉइंट सही लग रहा है। ए हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। अगला सवाल कहता है हरित क्रांति की जो है सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है।
तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे भाई? ये तो हमारा उपयुक्त सभी से, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो 48 से लेकर 52 तक के बीपीएससी के लगातार एग्जाम में पूछा था। पता है हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं, गेहूं इज द राइट आंसर है। खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत के गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इसका राइट आंसर जो है 109.5 मिलियन टन हो जाएगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है कि नहीं? चलिए 53 से लेकर 55 तक के आपके बीपीएससी में पूछा गया था। कहता है भारत में सबसे अधिक जो है उत्पादन राज्य है तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो राइट आंसर जो है गेहूं के उत्पादन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो आंसर है नाइट्रोजन। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, गन्ना इज द राइट आंसर है कि नहीं? चलिए अगला सवाल, कहता है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आंसर है चावल, चावल इज द राइट आंसर। कहता है 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो आंसर है चावल का, धान का, है कि नहीं? चलिए कहता है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, तो आंसर है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कहता है भारत के राज्यों को वर्ष 2018 से 19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने, तो आंसर है ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित राज्य पर विचार करते हैं। यहाँ पर राज्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। चावल उत्पादकों में रूप में सही आरोही क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है नकदी फसल, नकदी फसल में हमारा कपास आ जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। कहता है भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो हमारा ये जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए कहता है गन्ना से सवाल आते हैं। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखें, तो आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारत के किन जो है राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारा होता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है तिलहन से सवाल है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर है मूंगफली। कहता है वर्ष 2013 से 14 में भारत में तिलहन का उत्पादन क्या है? तो आंसर इसका देखो क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बागवानी फसल, इसमें कॉफी, कहवा जिसे कह देते हैं कि, तो निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा जो है क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? जल्दी बताइए, सिटी सिक्स बीपीएससी के एग्जाम में आंसर है डी नंबर, फुलनेज। चाय एवं रबर से सवाल, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? आंसर क्या है? गिरनार की पहाड़ी, आंसर क्या है? गिरनार की पहाड़ी। अगला सवाल है, कहता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो किसका है भाई? दाल का, दाल हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मतलब उगाई जाती है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुतकाल में भारत दाल एवं चाय दोनों में उत्पादकों में उपभोक्ता में अग्रणी थी, ठीक है, लेकिन एएफओ के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय पत्ती के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम में आ गया है कि नहीं? कहता है भारत अपनी भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका किसका? तो चाय का, सही बात है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जो है रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा केरल है, केरल है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का जो है कौन सा राज्य जो है रबर के उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है केरल। कृषि से सवाल, आंसर डी, ये भी आपका सवाल आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है कि भारत का सर्वाधिक पटसन जो है उत्पादन राज्य है, हमारा जो है पश्चिम बंगाल है।
कहता है भारत का कौन सा राज्य जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक है? आंसर है राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? आंसर है दलहन। दलहन इज द राइट आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है जायद फसल है? एक आंसर है चारा। चारा इज द राइट आंसर। कहता है नींबू में से सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा जो है फसल है क्या है? तो आंसर है तरबूज। कौन सी जायद फसल है? तो आपका तरबूज। कहता है फलों एवं सब्जियों का जो है खेती क्या कहलाता है? आंसर है बागवानी कहलाता है। क्या कहलाता है? बागवानी कहलाता है। बागवानी का मतलब हो गया हॉर्टिकल्चर। फूलों का खेती पूछे तो आप लोग बोलिएगा फ्लोरिकल्चर, और अंगूर की खेती पूछे तो आप लोग बोलिएगा विटीकल्चर, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नहीं है। निम्न में से नकदी फसल यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगाते हैं? इसका आंसर लगाते हैं आप लोग ज्वार। आप लोग इसका आंसर लगाते हैं ज्वार। कहता है अगला सवाल, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। ठीक है, गेहूं। चलिए अगला सवाल। नकदी फसल में कैश क्रॉप हो गया, आपका गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तंबाकू, तिलहन हो गया, और गेहूं व चावल नकदी फसल ना होकर खाद्य फसल यानी फूड क्रॉप। पशुपालन से सवाल आपका। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो आंसर है हल्लीकर। हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। खनिज संसाधन शैल चंद्र से सवाल है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य पहचानिए। है तो आंसर है समृद्धि राज्य पहचानिए। समृद्धि राज्य पहचानिए तो आंसर उड़ीसा हो जाएगा। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? आंसर है डी नंबर झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड इज द राइट आंसर, है कि नहीं? चलिए कहता है धात्विक खनिज लौह अयस्क। भारत के कौन से राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? आंसर है बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा। अगला सवाल। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। आंसर है डी नंबर पंजाब। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? आंसर है हेमेटाइट। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? आंसर है लौह अयस्क खनन। लौह अयस्क खनन। तांबा। तांबा से सवाल आता है। तांबा से निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है मध्य प्रदेश, है कि नहीं? मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहते हैं? आंसर है राजस्थान। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है तांबा खनन के लिए। तांबा खनन इज द राइट आंसर। तांबा खनन इज द राइट आंसर। कहता है राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है तांबा के लिए। निम्नलिखित राजस्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? आंसर है आपका खेतड़ी। खेतड़ी इज द राइट आंसर। कहता है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है आपका तांबा के लिए। आंसर है आपका तांबा के लिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है अत्यधिक खनिज अभ्रक भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। चलिए निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आंसर है चादरी अवरक। चादरी अवरक। अगला सवाल। ऊर्जा ऊर्जा खनिज से कोयला से सवाल है। भारत में सर्वप्रथम कोयले खान कहाँ खोदी गई है? तो आंसर है आप लोग का रानीगंज में खोदी गई है। रानीगंज में, है कि नहीं? रानीगंज में करीब जो है 1774 ईस्वी में आरंभ हुआ था, और जो है जबकि नियमित खनन जो है करीब 1820 माना जाता है। कोयला उत्पादन में राज्य घटते क्रम में कौन सा है? क्लियर नहीं है इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। कहता है कोयला कोयला कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? हमारा छत्तीसगढ़ में अवस्थित। झारखंड में कोयले की खान स्थित है हमारी ए नंबर जरिया में। ठीक है, जरिया में। कहता है झारखंड के जरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है।
ठीक है। भारतीय यहाँ पर सवाल है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्या पर विचार करना है, इनमें से समस्या है, आंसर है बी नंबर। आपका सही कौन है? चारों का चारों जो है सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? आंसर है सी, झारखंड में, है कि नहीं? भूमिगत कोयला की जिसको भूमिगत कोयला है, भूमि के अंदर जो कोयला है और जो है कोयला में आग पकड़ ली और वो धधक रहा है, अंदर से ही पूरा धधक रहा है, वो कौन सा जगह है झारखंड का? ये हमारा बात कर लेते हैं, धनबाद आ जाता है कि नहीं? धनबाद का क्षेत्र। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी जो है घाटी जो है कोयले के भंडारों से समृद्ध है? आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला सवाल की बात करते, कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो आंसर है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इज द राइट। चलिए अगला सवाल कहता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के बारे में, कहता है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये हमारा जो है डिगबोई असम में, डिगबोई असम। कहता है विविध खनिज निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर है अभ्रक कुंडरमा में पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है केरल, आंसर है केरल, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों के को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। चलिए निम्नलिखित स्रोतों में से किससे जो है भारतवर्ष सबसे अधिक जो है विद्युत प्राप्त करता है? आंसर है तापीय, तापीय, ठीक है। अगला सवाल कहता है जल विद्युत, जल विद्युत से सवाल है, कहता है भारत सरकार के कुल जो है विद्युत उत्पादन में जल विद्युत के योगदान कितना है? तो आंसर जो है इसका कितना होना चाहिए? करीब जो है 10.6%, ठीक है। ऊर्जा से सवाल आते हैं आप लोग के, भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीनकरणीय ऊर्जा का जो है हिस्सा 2014 से 15 में 6% से बढ़कर जो है 2018 में 19 कितना परसेंट हो गया है? तो आंसर है 10% हो गया है कि नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आता है? ऊर्जा विविध से आ रहा है। अगला सवाल कहता है भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन में उपभोक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर जो है इसका अभी देखो क्लियर नहीं है। कहता है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितनी थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर, है कि नहीं? चलिए कहता है भारत के राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण पर विचार करना है। आंसर है बी नंबर। आपको चारों का चारों जो है पॉइंट जो है हमें सही बतलाता है। कहता है निम्नलिखित में से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो आंसर है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। कहेगा कहेगा क्या है? कहेगा जो है मंगलुरु के निकट है, मंगलुरु के निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। लौह एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर 1955 में हुआ था। लौह एवं इस्पात उद्योग, भारत में कतिपय लौह इस्पात जो संयंत्र है वो पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए जाते हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय जो स्थानांतरण है उनका मुख्य कारण क्या है? ये पूछता है हमसे। तो आंसर जो है बी हो जाएगा, आंसर जो है बी हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना। टिस्को संयंत्रण किसके नजदीक स्थित है? आंसर है आपका टाटा नगर, टाटा नगर। कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी? आंसर है 1907 में। टाटा लौह इस्पात कारखाना में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, ठीक है। तो लौह अयस्क की पूर्ति होती है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोएडा और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हिसानी खान से होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है भद्रा नदी पर, आंसर है भद्रा नदी पर, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल लगाते हैं। विविध से विविध उद्योग से सवाल है। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो आंसर है ए नंबर ओनली वन सही है कि भारत के लगभग 85% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में केंद्रित है कि नहीं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है सूती मिलें हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र में। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्त्र जो है उद्योग का केंद्र है? तो आंसर है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा।
कहता है मूरी जाना जाता है कहाँ से, तो आपका एल्युमिनियम प्लांट हेतु। कौन सा प्रमुख उद्योग म्योरी में स्थापित है, तो आंसर है एल्युमिनियम उद्योग। कहता है भारत का सर्वप्रथम जो है उर्वरक संयंत्र कहाँ लगता था, तो भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वर्ष 1951 में बिहार, वर्तमान में झारखंड के सिकदरी में स्थापित किया गया था। हालांकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं लगाएंगे। कहता है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो आंसर है नेपानगर में। भारत में कोर उद्योग क्या है, कोर उद्योग जो है वो क्या है, एक आपका उपयोग सभी विद्युत भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, पदार्थ भी है, ठीक है। परिवहन, सड़क परिवहन से सवाल आते हैं। कहता है 21 अक्टूबर 2024 तक जो है भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक जो है निर्मित सड़क की लंबाई थी, तो आंसर है राजस्थान की। कहता है भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है, तो आंसर है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है सवाल, कहता है कि रेल परिवहन से सवाल कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। करीब जो है भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनाकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे तक के लिए पहली ट्रेन चलाई जा रही थी, और इसी के बीच जो है हमारी खुदाई हुई, ठीक है, खुदाई हुई और काफी सारे जो है ईंटें निकलने लगे थे हड़प्पा कालीन के। कहता है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, तो आंसर जो है आपको लगभग 5.5 फीट का है। रेलवे को जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ स्थित है, बिहार में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी जो है अधिकतम दूरी तय करती है, तो क्या आप इसका राइट आंसर बता पाएंगे? इसका राइट आंसर है बी नंबर, राइट आंसर है बी नंबर 12,431। कहता है कोकन रेल जो है जिन परियोजना गुजरात से राज्यों से गुजरती है, तो आंसर है आपका ए नंबर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। नौ वायु परिवहन रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर है असम। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, आंसर है उड़ीसा में। कहता है ममुगाऊ गांव पतन स्थित है, तो आंसर है गोवा में। कहता भारत का 13वां प्रधान जो है बादशाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो आंसर है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको, तो हल्दिया से इलाहाबाद। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो आंसर है चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर, है कि चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए चलिए अगला सवाल। कहता है कांडला पोर्ट का परिवर्तन नाम है, तो आंसर है दीनदयाल पोर्ट गुजरात। कहता है भारत में निम्नलिखित में से बंदरगाहों पर उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 4, 1, 2 और 3। विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम एंड नागपट्टनम। विविध से सवाल आते हैं। विविध से सवाल है, कहता है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन सा है, हमारा ई नंबर। यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष की प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है, तो इसका ऑप्शन नहीं, क्योंकि देखो करीब जो है 1882 में हुआ था, ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया, तो 1986 को किया था। कहता है भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है, तो भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। अगला सवाल। कहता है हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, आंसर है ई नंबर। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, याद रखिएगा। और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, लेकिन इस प्रकार उपयोग में से एक सदी विकल्प जो है सही होने के कारण सही उत्तर ही हो जाएगा। कहता है काली क्रांति संबंधित है, आंसर है ई नंबर। कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है, पेट्रोलियम से, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल कहता है हमारा अगला सवाल कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसने दिया था, किसे दिया गया है, तो आंसर है मंगलोर को। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ता की दूसरी सबसे अधिक जो है संख्या बोले जाने वाली व्यक्तियों को जो है सबसे ज्यादा बोलने वाली संख्या है। तो देखो करीब 6.7% जो है तेलुगु, भारत में मराठी, हिंदी भी बोली जाती है साथ में। इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ये बताता है। निम्नलिखित में से एक टेक्नोपॉलिस है, तो सिलिकॉन वैली की। चलिए अब आ गया हमारे यहाँ पर जो है विश्व भूगोल।
विश्व भूगोल। तो हमने जो है जिस प्रकार जो है अभी तक जो है 3 पार्ट में टोटल टोटल जो है क्लासेस करने की कोशिश की, तो हमारा ये आज क्लासेस कंप्लीट हो गई। इसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के फुल जो है चैप्टर सामान्य अध्ययन के जो है घटना चक्र के जो है बुक का कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी होगी। क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉल करिए 6207119508 और मात्र 5 मिनट के अंदर जो है किसी क्लास के लिए भी 1 से लेकर जो है आपके 12 तक का लेकर पीआरटी से पीजीटी लेवल तक के लिए जो भी चाहिए आपको सारे एग्जाम का मिल जाएगा आपको नोट्स, ठीक है? 6 टू 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए, 1 टू 5 के लिए, सब के लिए मिलेगा। करीब जो है इसके साथ हम आपको 5000 जो है ऑब्जेक्टिव दे देंगे आपके हर सब्जेक्ट का, 7000 वन लाइनर मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा। ये तमाम चीज़ें मिलेगी कितने रुपए में? और प्लस आपको अभी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चालू चालू हो चुका है और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा कितने रुपए में? तो मात्र जो है आप लोग का ध्यान देना, मात्र आप लोग को ये अभी 300 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉल करिए 6207119508 पर, क्योंकि ये अभी ऑफर लिमिटेड है, फिर इसके चार्जेस जो है बढ़ जाएगा। तो कॉल करिए 6207119508 और अभी तुरंत से बात करें। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।